हिंदी है हम में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से तुम कब जाओगे अतिथि शीर्षक पाठ पढ़ेंगे। शरद जोशी द्वारा लिखित यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इन्होंने व्यंग लेख, उपन्यास, कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। लेखक ने इस कहानी में वैसे मेहमानों पर तंज कसा है जो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं आने के बाद। किसी भी मेहमान के लिए 1-2 दिन तक तो अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर मेहमान नवाजी होती है, लेकिन जब वो अतिथि 3 से 4 दिन होने के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते हैं, तब तो अतिथि देव से आफत देव बन जाते हैं। और फिर मेज़बान क्या क्या सोचता है उस मेहमान के बारे में, उसे बड़े ही चुटकुले अंदाज में शरद जी ने अपनी इस कहानी में वर्णन किया है। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है ये। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। यहाँ अतिथि को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है आए हुए। फिर जो है मेज़बान सोच रहा है तुम कब जाओगे अतिथि, और बता रहा है कि जो तुम बैठ के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, तुम्हारे सामने कैलेंडर है, उसमें देख लो कि तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए है उच्च समय, अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें पृथ्वी नहीं पुकारती तुम्हारी। तो यहाँ पे भी जो लेखक है वो फिर बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे, चांद पे गए थे, इतनी दूर चांद पे गए थे, वो भी इतने दिन नहीं रुके थे। तुम तो इतनी छोटी यात्रा करके आए हो हमारे घर, फिर इतने दिन तक क्यों। अब तो तुम लौट जाओ। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती, यानी तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव तुम्हें नहीं बुला रहा है। आगे। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में जो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायतों के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा। तो जब किसी के आने की उम्मीद ना हो, अचानक से वो आ जाए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान बटुए पे जाता है। भाई अब तो खर्चा होगा ही होगा। फिर भी हम मुस्कुराते हुए मिलते हैं। रात के भोजन में काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, मीठा बनाते हैं। तो फिर इन सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ कहता है लेखक कि हम इतना कुछ करते हैं, मेहमान को अपने औकात से ज़्यादा हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं कि वो खुशी से जो है एक दिन रहेगा, एक दिन जितनी खातिरदारी है कर दो। फिर उसके बाद अगले दिन वो अपने हृदय में अच्छी छाप लिए कि हाँ भाई हम उनके यहाँ गए, बड़े अच्छे से मेहमान नवाजी हुई, और तुम चले जाओगे। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं रुक जाओ। नहीं, कोई भी मेहमान आता है तो हम बोलते ही बोलते हैं, भले मन में कुछ भी हो कि हाँ जाए, फिर भी बोलते हैं कि नहीं भाई रुक जाओ, 1-2 दिन तो और रुक जाओ। तो यहाँ पे यही लेखक कहता है कि यही एक उम्मीद थी कि तुम जाने लगोगे, फिर हम तुमसे बोलेंगे नहीं रुक जाओ, फिर तुम मानोगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे।
पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। यानी हमने बहुत खातिरदारी की, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, यानी भाई बहुत सारे आइटम बनाए लंच की तरह, यहाँ थोड़ा, तो उसके बाद रात के खाने के बाद सिनेमा दिखाया। तो इतना तो हमने बहुत कर दिया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फिर भी इतना करने के बाद भी फिर भी हमें लगा चलो अब तो मतलब तुम जाओगे, हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ये तब भी नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। फिर तीसरे दिन बड़े आराम से बोल रहे हो धोबी को कपड़े देना है। अब तो यहाँ लेखक बहुत ज़्यादा वो हो गया कि अब तो बहुत ज़्यादा भाई, अब तो जाने का तुम नाम ही नहीं ले रहे हो। पहली बार मुझे लगा अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। जो अतिथि देव का भाव होता है, फिर लगा कि नहीं भाई ये तो अतिथि देव नहीं है, तो किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। मतलब उससे आश्चर्य हुआ कि अच्छा अभी लॉन्ड्री में देंगे, कपड़े आएंगे, इसका मतलब आज भी नहीं जाना है इन्हें। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर जब वे बड़ी आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। इसी आशंका में पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी कि अच्छा मतलब अब लग रहा है कि अभी तो और ठहरेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब न तुम हिला रहे हो इसे और न मैं। जब भी आते हैं कोई अतिथि तो फिर हम बहुत सारी बातें करते हैं उनसे, बहुत सारे हंसी ठहाके होते हैं, मतलब सब खुश दिखना चाहते हैं, हर जगह की बातें होंगी, ये वो, और सब बातें करते करते तो यहाँ लेखक करे कि अब तो सारी बातें भी हो चुकी है। अब तो ना तुम्हारे पास कोई बात है ना मेरे पास बात है। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा का विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है, यानी हर तरह की बातें हो गई। सारी बातें ख़त्म हो गई, अब तो दोनों चुप है। सौहार्द अब सनह सनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे हो। किसी अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। तो जो मेहमान आए थे पहले दिन उनके लिए बहुत सारे आइटम बने, दूसरे दिन भी बने, और अब जो है अब दूसरे से तीसरे दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, भाई अब तो खिचड़ी भी बनेगी। अब हो गया, मतलब सबका जो मेहमान नवाजी करने का उत्साह था वो तो ख़त्म हो गया। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा।
नहीं, अब भी नहीं गया, अब खिचड़ी पे आ गए डिनर से, तो अब भी अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो उपवास करना पड़ेगा कि कुछ भी न बने भाई, हमारा उपवास है। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, ताकि दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी हमारे सब्र का बांध न तोड़ो कि हमें लास्ट में गेट आउट बोलना पड़े। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मतलब कल तो 5वां दिन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि कल तो तुम जो है अपने घर जाने का निर्णय ले ही लोगे। मेरे सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मतलब मैं भी सहन करते करते अब तो मेरा सहनशीलता का भी वह आखिरी दिन होगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते हैं। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो मेज़बान जो है एकदम परेशान हो गया है और अंत में यही कहता है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। मेज़बान यानी जिसके यहाँ मेहमान आया हुआ है उसे मेज़बान कहते हैं। तो उम्मीद है यह कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। वैसे भी यह कहानी मजाक और व्यंग ही है। तो बच्चे, आप लोग सच में ये मत मान लेना कि अतिथि बोझ ही होते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं। हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई कष्ट ना हो, उनके दिल को किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर मिला है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए संदेश ज़रूर है जो किसी के यहाँ जाने के बाद उसकी दिक्कतों को नहीं समझते हैं, उन पर बोझ से बन जाते हैं। किसी भी रिश्तेदार के यहाँ हमें 1-2 दिन में अपना काम हो तो काम पूरा करके या मिल करके आ जाना चाहिए। इससे उन दोनों लोगों को खुशी मिलती है, अतिथि को भी और मेज़बान को भी। ठीक है।